मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 3 वृत्त। इसमें एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं, लेकिन 3.2 एक्सरसाइज के पहले एक प्रमेय है, स्पर्श वृत्त प्रमेय। पहले वो देखेंगे। स्पर्श वृत्त प्रमेय है, यदि दो स्पर्श वृत्त है, मतलब दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं, ये पहली कंडीशन में वो दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में दोनों वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक ही उनका स्पर्श बिंदु है, बिंदु सी। तो ये सामान्य बिंदु है, सामान्य कॉमन है दोनों वृत्तों के लिए। सी बिंदु जो है पहली कंडीशन में भी एक ही बिंदु सामान्य है दोनों वृत्तों का स्पर्श बिंदु, और दूसरे आकृति में भी ये सी बिंदु ये एक ही स्पर्श बिंदु है जो सामान्य है, जहाँ पर वो स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त। उन दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। तो ये जो स्पर्श बिंदु है, यह इनके जो केंद्र है, केंद्र ए ये इस वृत्त का है, केंद्र बी ये दूसरे वृत्त का है। तो ये जो सी बिंदु है, स्पर्श बिंदु, यह उन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। यहाँ पर भी ये ए केंद्र वाला छोटा वृत्त है और बी केंद्र वाला बड़ा वृत्त है। तो इन केंद्रों की जो मिलाने वाली रेखा रहेगी, उस रेखा पर स्पर्श बिंदु सी रहेगा। लेकिन पहली कंडीशन में ये स्पर्श बिंदु जो है दोनों केंद्रों के बीच में होती है, दोनों केंद्रों के बीच में होता है। और दूसरे कंडीशन में मगर अंतस्पर्शी वृत्तों में ये स्पर्श बिंदु जो है वो बाद में होता है, इसमें बीच में होता है और इसमें स्पर्श बिंदु ये बाद में होता है। तो हम पहले प्रमेय देखते हैं। उसमें दो स्पर्श वृत्त है जिनका सामान्य बिंदु दिया है। तो ये है दी गई जानकारी, जिसे हम दत्त में लिखेंगे। दत्त केंद्र ए तथा बी बिंदु, केंद्र बिंदु बिंदु ए तथा बिंदु बी केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र वाले स्पर्श वृत्त में, स्पर्श वृत्त का सी या स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु ए तथा बिंदु बी केंद्र वाले स्पर्श वृत्तों का स्पर्श बिंदु सी है। तो साध्य करना है कि ये जो सी है, तो ये ए बी रेखा पर है। बिंदु सी यह रेखा ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। अभी हम उपपत्ति लिखेंगे। माना कि ये एल जो है, जैसे स्पर्शता और त्रिज्या लंबता प्रमेय हमने देखा है कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्शिका है, स्पर्शिका मतलब जो एक बिंदु में स्पर्श करती है, वो स्पर्श रेखा त्रिज्या, ये लंबता प्रमेय हमने देखा है कि त्रिज्या यह स्पर्शिका पर लंब होती है। इस प्रकार माना रेखा एल स्पर्श वृत्तों की, ये जो स्पर्श वृत्त है सामान्य, दोनों वृत्तों के लिए सामान्य स्पर्श रेखा है कि सामान्य स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु है सी। अभी रेखा एल जो है ये लंब है ए सी पर, रेखा एल लंब है रेख ए सी पर। उसी प्रकार रेखा एल जो है ये लंब है बी सी पर, रेख ए सी और रेख बी सी। इसके लिए हम कारण लिखेंगे स्पर्श रेखा प्रमेय से। स्पर्श रेखा का प्रमेय है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर, ये
त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा पर लंब कोण बनाती है, मतलब 90 का कोण बनाती है। ये उसका कारण है दोनों का। अभी रेख AC और BC, रेख AC तथा रेख BC, यह रेखा L को बिंदु C पर लंब है। अभी एक बिंदु से एक ही लंब खींचा जा सकता है, तो बिंदु C पर लंब है, इसका मतलब बिंदु C से रेखा L पर एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। बिंदु C से रेखा L पर एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। देयरफॉर ये जो C है और AB यह एक रेखीय बिंदु है, यह एक रेखीय बिंदु है। इसका मतलब C यह रेखा AB पर स्थित है, यह सिद्ध हो गया। बिंदु C यह रेखा AB पर स्थित है। एक्सरसाइज 3.2 में पहला सवाल है, परस्पर अंतस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं। अंतस्पर्श मतलब ये, अंतस्पर्श वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 छोटे वृत्त की है और 4.8 ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी याद कीजिए। ध्यान में रखना है कि अगर अंतस्पर्श है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर निकालना है, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाना है। और अगर बाह्य स्पर्श है तो उनके त्रिज्याओं को जोड़ना है, तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी आएगी। यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी अंतस्पर्शी है दोनों वृत्त, इसीलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो बड़े त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस करेंगे तो ये दूरी ज्ञात होगी। तो यहाँ पर पहले वृत्त का जो त्रिज्या है वो R1 मानेंगे 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त ये अंतस्पर्श करने वाले हैं, दोनों अंतस्पर्शी वृत्त है, मतलब अंदर से स्पर्श कर, अंतस्पर्शी वृत्त है मतलब अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श वृत्त प्रमेय से दो अंतस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटाएंगे, मतलब बड़ा है 4.8 तो R2 माइनस R1 मतलब 4.8 माइनस 3.5 ये आएगा 1.3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। और इसमें लास्ट में हमने जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर 1.3 सेंटीमीटर।
तो ध्यान में यह रखना है कि अंतस्पर्शी है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटाएंगे, मतलब ये केंद्रों के बीच की दूरी आएगी। और अगर बाह्य स्पर्शी वृत्त है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी मतलब इन दोनों त्रिज्याओं का योगफल, मतलब R1 प्लस R2। यहाँ पर अंतस्पर्शी है तो R2 में से बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे, तो R2 माइनस R1 करना है। बाह्य स्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहली जो त्रिज्या है R1, ये है 5.5 और R2 मतलब दूसरी त्रिज्या है R2 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। और दोनों बाह्य स्पर्शी वृत्त है, दोनों बाह्य स्पर्शी वृत्त है। हमने अभी प्रमेय देखा स्पर्श रेखा, स्पर्श वृत्त प्रमेय। स्पर्श वृत्त प्रमेय से स्पर्श वृत्त प्रमेय से स्पर्श वृत्त प्रमेय में है कि अगर बाह्य स्पर्शी वृत्त है, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर, त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। बाह्य स्पर्शी वृत्त ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या दोनों को जोड़ेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आएगी, क्योंकि ये बाह्य स्पर्शी वृत्त है। तो ये जो है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर R1 प्लस R2, मतलब 5.5 प्लस 4.2, यह आएगा 9.7 सेंटीमीटर। तो हम फिर से लिखिए, केंद्रों के, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर 9.7 सेंटीमीटर। अभी प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्य स्पर्शी और अंतस्पर्शी वृत्त बनाइए। पहले हम बाह्य स्पर्शी वृत्त बनाते हैं। तो बाह्य स्पर्शी में हमने देखा कि केंद्रों के बीच की दूरी मतलब R1 प्लस R2, दो बाह्य स्पर्शी वृत्त है, तो उनके एक वृत्त की त्रिज्या है 4 और दूसरे की है 2.5, तो इसका टोटल हो जाता है 6.8। तो हम पहले 6.8 ये जो योगफल है उसका पहले रेखाखंड निकालेंगे। आकृति पेंसिल से ही निकालना है, लेकिन आपको दिखे इसीलिए मैं यहाँ पर काले पेन से निकाल रही हूँ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, सिक्स 6.8 लेती हूँ मैं यहाँ से। ये 6 है, 6.5, 6, 7, 8। अभी हम पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ये 4 है, त्रिज्या हम लेंगे ये 4, और इसे केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे।
और फिर बाद में 2.8, अभी बचा हुआ जो रहेगा वो 2.8 का ही होगा त्रिज्या, तो उसे गिनने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम पट्टी से नापा था। तो भी ये जो अंतर है वो प्रकार में लेके ये वृत्त आएगा 2.8 सेंटीमीटर का। इसको नाम देंगे ए केंद्र और ये है बी केंद्र। इसकी त्रिज्या जो है 4 सेमी है और इसकी है 2.8। तो इस पद्धति से ये दो बाह्य स्पर्शी वृत्त हो गए। अभी हम अंतस्पर्शी वृत्त के लिए हम उनके केंद्रों के बीच की दूरी मतलब उनके त्रिज्या का अंतर मतलब हम घटाते हैं। स्पर्श बिंदु को भी हम सी नाम देते हैं। फिर दूसरा जो है उसकी त्रिज्या जो है बड़े त्रिभुज की रहेगी 4, उसमें से छोटी त्रिभुज की होगी 2.8, तो 4.0 माइनस 2.8 मतलब आएगा 1.2। तो हम पहले 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे। ये है 4, सेंटीमीटर लिया है। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अभी इसमें वन 1.2 मतलब 1, इसके बाद ये 2, 1.2, एक के बाद दूसरी लाइन। यहाँ से हम दूसरा वृत्त खींचेंगे जो अंतस्पर्शी है। तो ये अंतर है 1.2, ये अंतर है 1.2 मतलब R1 R2 माइनस R1 1.2 सेंटीमीटर था। तो ये बड़ी त्रिज्या ली 4 सेंटीमीटर और छोटे त्रिभुज की त्रिज्या है 2.8। इस प्रकार ये बाह्य स्पर्शी वृत्त है। बाह्य स्पर्शी वृत्त, ये बाह्य स्पर्शी वृत्त ऊपर बाहर से स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्शी वृत्त, और अंतस्पर्शी मतलब अंदर से स्पर्श करने वाले। ये थोड़ा सा डार्क करती हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 है, आकृति में संलग्न आकृति में P और Q ये केंद्र है। P केंद्र वाला एक वृत्त है और Q केंद्र वाला एक वृत्त है। एक दूसरे को बिंदु R बिंदु पर स्पर्श करते हैं। बिंदु R से जाने वाली उन वृत्तों को क्रमशः A और B बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। R से एक रेखा खींचिए जो A और B पर, इस वृत्त को A पर प्रतिच्छेदित कर रही है और दूसरे वृत्त को B पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करो AP यह समांतर है BQ के, AP यह समांतर है BQ के, और दूसरा है
ए पी आर, ए पी आर मतलब ये त्रिभुज और आर क्यू बी ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है, सर्वांग नहीं समरूप है। और पी ए आर इसका माप दिया है 35, तो आर क्यू बी मतलब इसका माप ज्ञात करना है। अभी दो रेखाएं समांतर दिखाने के लिए आपको जो या तो एकांतर कोण, संगत कोण, अनंत कोण, इसमें से कौन सा भी एक उसमें दिखाना होता है। तो यहाँ पर ये जो झेड तैयार हो रहा है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से झेड तैयार हो रहा है, मतलब हम एकांतर कोण अगर बताएंगे तो ये दो समांतर है ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण एकांतर कोण और ये शीर्षाभिमुख, इस पद्धति से ये कोको समरूपता से ये दूसरा जो है ये भी समरूप हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले तो P के बाद R है, उसके बाद Q है, P के बाद R, उसके बाद Q है। और अभी हम इस त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज APR में ये जो है त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या सर्वांग सम होती है, क्योंकि ये जो अंतर है हम पूरा वृत्त नहीं खींचने तक वही अंतर रखते हैं, मतलब PR ये सर्वांग सम में PAK में रेख या भुजा बोलते, भुजा AP सर्वांग सम RP या PR बोला तभी भी चलेगा, PR AP सर्वांग सम। इधर लिखती हूँ मैं फिर से, रेख AP सर्वांग सम AP सर्वांग सम रेख PR, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अभी दो भुजाएं अगर समान है, ये भुजा और ये भुजा, तो उसके आधार के कोण भी सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि दो भुजा मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण सर्वांग सम होते हैं। इस पद्धति से ये आधार का कोण PAR, कोण PAR सर्वांग सम कोण PRA, PAR मतलब ये कोण और PRA मतलब ये कोण। कारण लिखेंगे समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, प्रमेय की दो भुजाएं समान है तो उसके आधार के कोण सर्वांग सम होते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी सेम इसी प्रकार हम इस त्रिभुज के लिए भी बोल सकते हैं, कोण त्रिभुज QRB, त्रिभुज RQB में भी बोला तभी भी चलेगा, RQB में भुजा या रेख QR सर्वांग सम रेख QR सर्वांग सम QB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि एक वृत्त निकालने तक हमारी त्रिज्या तो वही रहती है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या। सेम ये भी भुजा सर्वांग सम है, तो उसके भी दो भुजा समान है, मतलब उसके भी आधार के कोण सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उधर आधार के कोण है QRB सर्वांग सम कोण QRB मतलब R कोण, QBR मतलब B कोण। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। कारण वही समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, मतलब ये कोण इससे सर्वांग सम है, ये कोण शीर्षाभिमुख है, मतलब ये कोण इससे भी सर्वांग सम है, तो ये चारों कोण सर्वांग सम हो गए। चार कोण कौन से ये पहले समीकरण का PAR सर्वांग सम
पी ए आर सर्वांग सम पी आर ए कोण पी आर ए सर्वांग सम कोण ये कोण क्यू आर बी सर्वांग सम कोण क्यू आर बी हो गया क्यू बी आर ये चारों इसके दो और इसके दो चारों कोण सर्वांग सम हो गए। इसको हम समीकरण नंबर 3 देंगे फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से। फिर से देखते हैं पी ए आर मतलब ये कोण पी आर ए मतलब ये दो कोण हो गए। इस त्रिभुज में भी क्यू आर बी मतलब ये कोण और क्यू बी आर मतलब ये कोण इस त्रिभुज के दो और इस त्रिभुज के दो इस प्रकार 4 कोण सर्वांग सम हो गए। और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बताना है। कोण ए आर पी या पी आर ए सर्वांग सम पी आर ए सर्वांग सम क्यू आर बी क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है पी आर ए और क्यू आर बी मतलब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है मुख कोण इसीलिए वो सर्वांग सम है। समीकरण नंबर 4 देंगे। अभी पी ए आर क्योंकि ये जो है पी ए आर सर्वांग सम है। ये जो जेड तैयार हुआ है ये जेड ये कोण और ये कोण पी ए आर क्यू बी आर ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं कि ये जो पी आर ए है समीकरण 3 में पी आर ए और क्यू बी आर ये दोनों समान हैं। समीकरण 3 में हमने शीर्षाभिमुख कोण बताया है। तो पहले और दूसरे समीकरण में बचा पी ए आर और क्यू बी आर क्योंकि ये दो समान है तो बचे हुए ये जो दो कोण है ये भी सर्वांग सम होंगे पी ए आर और क्यू बी आर। इसके लिए फ्रॉम समीकरण 1 2 3 1 2 4 से 1 2 और 4 से ये जो शीर्षाभिमुख कोण है 4 में बताया हमने 1 2 4 से समीकरण से हम ये बोल सकते हैं। और पी ए आर मतलब ये कोण यहाँ से जेड तैयार हुआ है क्यू बी आर मतलब ये अगर एकांतर कोण सर्वांग सम इसका मतलब ये जो भुजा है ये एकांतर कोण सर्वांग सम है। इसका मतलब ए पी यह रेखा बी क्यू के समांतर है। जो हमारा पहला सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि रेख ए पी यह समांतर है रेख बी क्यू से। ए पी समांतर है बी क्यू ये हमारा पहला सिद्ध करो था। इसके लिए कारण दे सकते हैं हम एकांतर कोण कसौटी से ये दोनों समांतर है ये सिद्ध हो गया। अभी हम दूसरा जो है इस क्वेश्चन का वो सिद्ध करते हैं। दूसरा पार्ट है कि त्रिभुज ए पी आर ये जो ए पी आर त्रिभुज है और आर क्यू बी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है ये सिद्ध करना है। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए पी आर तथा त्रिभुज आर क्यू बी में ये कोण शीर्षाभिमुख है ये हमने बताया है समीकरण नंबर 4 में। कोण पी आर ए यह सर्वांग सम है कोण क्यू आर बी फ्रॉम समीकरण 4 में। और ये भी कोण सर्वांग सम है पी ए आर सर्वांग सम क्यू बी आर ये जेड तैयार हुआ है जेड ये मतलब ये और ये कोण सर्वांग सम ये बताया हमने समीकरण 5 में। पी ए आर और क्यू बी आर पी ए आर सर्वांग सम क्यू बी आर समीकरण 5 से और ये 4 से।
ये शीर्षाभिमुख, ये एकांतर कोण, तो को समरूपतानुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देयरफॉर APR समरूप त्रिभुज RQB, कारण लिखेंगे को समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अभी ये हो गया दूसरा। अभी हम तीसरा जो सिद्ध करना है वो करेंगे, निकालना है। PAR ये 35 दिया है, लेकिन हमने समीकरण 3 में लिखा है कि ये दो कोण और ये दो कोण, मतलब चारों कोण सर्वांग है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये दोनों भी 35 होंगे, और हमें ये निकालना है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों 35 हो गए, तो 35 + 35 70 हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 70 गया तो 110 आता है इसका माप। अभी ये हम इसमें लिखेंगे। समीकरण 3 में हमने लिखे थे कि चारों कोण ये सर्वांग सम है। उसमें से PAR कोण PAR यह 35 है, ये दिया है। तो हम ये जो बचे हुए कोण है PAR, समीकरण 3 में PAR दिया है, तो PRA बराबर QRB बराबर QBR, ये भी 35 होंगे, क्योंकि समीकरण 3 में हमने ये चारों कोण सर्वांग सम है ऐसा बताया है। अभी ये जो त्रिभुज है QRB, क्योंकि हमें RQB इसका माप, मतलब इसका माप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज RQB में इसके तीन कोण मतलब QRB और QBR प्लस QBR हो गया, QRB हो गया। अभी RQB बराबर 180। उसमें से QRB ये जो है ये 35 है, QRB 35 है, प्लस QBR ये भी 35 है, QBR, और जो RQB है वो हमें निकालना है RQB। कोण RQB बराबर 180। कारण लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से 35 + 35 बराबर 70 हो जाएगा, मतलब 70 + RQB बराबर 180। 70 + RQB बराबर 180, तो RQB बराबर 180 - 70 मतलब 110। RQB बराबर 110 डिग्री। ये हो गया था तीसरा उप प्रश्न जो हमें निकालना था RQB का माप, और दूसरा इधर ही को समरूपतानुसार सिद्ध किया। और ये पहला जो है AP ये समांतर है BQ के, ये भी पहला हो गया। प्रश्न क्रमांक 5वां है, संलग्न आकृति में A केंद्र वाला एक वृत्त है और B केंद्र वाला वृत्त है, और ये परस्पर E पर ये वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उनकी सामान्य स्पर्श रेखा ये जो है L, ये छोटे वृत्त को भी स्पर्श कर रही है C पर, और बड़े वृत्त को भी D पर स्पर्श करती है। ये उनके स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई कितनी है वो हमें निकालना है।
तो हम शुरुआत करते हैं। पहले ए डैश ई डैश बी, ए डैश ई डैश बी मतलब क्या, दो बाह्य स्पर्शी वृत्तों का स्पर्श बिंदु जो है उनके केंद्रों के एक रेखा पर होता है। मतलब ए डैश ई डैश बी मतलब ये एक रेखीय बिंदु है। ये हमने स्पर्श वृत्त प्रमेय में देखा है। तो स्पर्श वृत्त प्रमेय से ये तीनों बिंदु, स्पर्श बिंदु और ये केंद्र, दोनों वृत्तों का ये एक ही रेखा पर है, ये हमने लिखा है। उसके बाद इस त्रिभुज, इस वृत्त के बारे में देखेंगे कि AC बराबर, जितनी AC त्रिज्या है उतनी ही AE है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। AC बराबर AE बराबर 4 सेमी। और दूसरे वृत्त की है BD, ये त्रिज्या है BD और BE। BE बराबर BD बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। कारण दोनों को एक ही रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांग सम होती है। इसीलिए बाद में ये जो है, ये कोण जो है ACD ये 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। सेम इसी प्रकार स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब होगी, मतलब ये और ये 90 कोण होगा। और हम रचना करेंगे कि ये जो है A से AM यह हमने लंब डाला है, मतलब ये 90, ये 90, ये 90 इस चतुर्भुज में AMDC इस चतुर्भुज में ये जो है ACD कोण ACD बराबर 90 डिग्री और कोण ACD बोला है। अभी BCD, क्योंकि त्रिज्या यह स्पर्शिका पर लंब होती है, BCD या उसे MDC बोला तभी भी चलेगा, MDC बराबर 90 डिग्री। इसको BDC भी बोल सकते हैं, BDC या MDC बराबर 90, क्योंकि B से बोला या M से बोला, कोण तो D पर ही है। इसके लिए कारण लिखेंगे स्पर्श रेखा प्रमेय, स्पर्श रेखा प्रमेय से। अभी ये जो चतुर्भुज है AMDC इस चतुर्भुज में ये जो चतुर्भुज है इसमें AMDC चतुर्भुज में ये जो चतुर्भुज है इसमें 3 कोण बताएंगे, ACD प्लस CDM ये बता के हो गया, ये बता के हो गया, DMA प्लस MAC कोण ACD प्लस कोण CDM प्लस कोण AMD प्लस कोण CAM चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 होता है। कारण लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। उसमें से ACD यह 90 है, तो उसके जगह पे हम 90 लिखेंगे, प्लस CDM ये भी 90 है, और AMD ये भी 90 है, प्लस CAM निकालना है बराबर 360। अभी 90 प्लस 90 प्लस 90 270 प्लस कोण CAM बराबर 360। तो कोण CAM यह 360 में से 270 ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी आएगा 90
तो कोण सी ए एम ये भी 90 हो जाएगा। तो चारों कोण जिसके 90 है वो होता है आयत। तो आयत की सम्मुख भुजा सर्वांग सम होती है। इसमें से ये पूरा 6 है तो इस सम्मुख भुजा 4 रहेगी, ये जो डी एम है वो 4 रहेगा, और 6 में से इतना 4 है तो बचा हुआ ये जो हुआ 2 होगा। और इसमें भी ये त्रिज्या 4 है तो ये भी त्रिज्या 4, ये 6 है तो ये भी 6, तो ये ए बी है, ये 4 + 6 मतलब 10 हो जाएगा। ये 2, ये समकोण के सम्मुख की भुजा 10, ये 2, तो ये ए एम हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ए एम यह सी डी के बराबर है, क्योंकि आयत की सम्मुख की भुजा। अभी हम शुरुआत करते हैं। सी ए एम यह 90 डिग्री, देयरफॉर चतुर्भुज ए एम डी सी यह आयत है। कारण लिखेंगे, चारों कोण 90, चारों कोण 90 डिग्री है, इसीलिए ये आयत है। और आयत की सम्मुख भुजा मतलब ए सी बराबर डी एम बराबर 4 सेंटीमीटर। कारण लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजा अभी डी एम बराबर ये डी एम प्लस एम डी, डी एम प्लस एम डी प्लस एम बी बराबर बी डी ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो डी एम 4 है और एम बी, डी एम की जगह 4 लिखेंगे, प्लस एम बी बराबर बी डी मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ये 4 जो है ये साइड आके माइनस होगा, तो एम बी बराबर 2, एम बी बराबर 2 सेमी, एम बी 2 आया। और ए बी जो है, ए बी यह ए ई प्लस ई बी दोनों वृत्तों का दोनों वृत्तों के त्रिज्या का योगफल। ए ई है पहले वृत्त की त्रिज्या है 4 और ई बी है दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6, मतलब ये आया 10। ए बी बराबर 10 सेमी, एम बी बराबर 2 सेमी, और ए एम बी कोण ए एम बी बराबर 90 डिग्री। देयरफॉर त्रिभुज ए एम बी में त्रिभुज ए एम बी में कोण ए एम बी बराबर 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण के सम्मुख की भुजा, ये समकोण है उसके सम्मुख की भुजा जो है ए बी, यह उसका कर्ण रहेगा। तो ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। यहाँ पर ए बी ये जो है 10 है तो उसका मान रखेंगे 10 का वर्ग बराबर ए एम हमें निकालना है प्लस एम बी बराबर 2 है, तो 2 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 बराबर ए एम का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, तो 100, ये 4 माइनस होगा ये साइड आके, ए एम का वर्ग ये आएगा 96 बराबर ए एम का वर्ग, 16 गुना 6 बराबर ए एम का वर्ग, 16 का वर्गमूल 4, वर्गमूल में 6, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल ए एम। कारण लिखेंगे दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर अभी ए एम आया 4 वर्गमूल में
6। तो यहाँ पर AM जो है CD के बराबर है, क्योंकि हमें CD प्रश्न सवाल में CD पूछा है। CD और AM यह एक आयत की सम्मुख भुजा है, तो जितना AM रहेगा उतना ही CD रहेगा, इसीलिए CD बराबर AM। देयरफॉर CD बराबर 4 वर्गमूल में 6 सेमी। इसे कारण देंगे हम, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजाएं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।